हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। लास्ट लेक्चर में हमने अपने पार्टनरशिप अकाउंट्स का लास्ट यूनिट स्टार्ट किया था जिसका नाम था डेथ ऑफ अ पार्टनर। हमने अपने सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए थे अपने लेक्चर के अंदर। आज के लेक्चर में हम लोग अपने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे स्टडी मटेरियल से और इस चैप्टर को कंक्लूड कर देंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आपके स्टडी मटेरियल के इलस्ट्रेशन नंबर 2 से। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं अपने लेक्चर को शुरू करता हूं। चलिए तो क्वेश्चन पढ़ते क्या कहता है। द पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑफ अ फर्म कंसिस्टिंग ऑफ 3 पार्टनर्स ए बी एंड सी हु शेयर प्रॉफिट्स इन प्रपोर्शन ऑफ 1/2, 1/4 and 1/4 and whose fixed capitals are rupees 10,000, 6,000 and 4,000 respectively provides as follows. राइट तो सबसे पहले 3 पार्टनर्स है एबीसी, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 1/2, 1/4, 1/4। तो या तो आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को ऐसे एज इट इज रहने दे सकते हो, है ना, आपका काम चल जाएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो आप इसको अपना प्रॉपर रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि 2:1:1, 2:1:1। ठीक है। दूसरी बात, यहां पे उसने बोल रखा है कि यहां पे फिक्स कैपिटल्स है, पार्टनर्स के फिक्स कैपिटल्स है, इसका मतलब फर्म फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रही है। अब पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या क्या लिखा हुआ है ये देखते हैं। द पार्टनर्स बी अलाउड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन देयर फिक्स्ड कैपिटल्स। तो पार्टनर्स को 10% पर एनम का इंटरेस्ट देना है उनके कैपिटल पे, बट नो इंटरेस्ट बी अलाउड ऑन अनड्रॉन प्रॉफिट्स और चार्ज्ड ऑन ड्रॉइंग्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अनड्रॉन प्रॉफिट्स का मतलब ये आपसे बोलना चाह रहा है कि करंट अकाउंट पे यानी करंट अकाउंट की जो बैलेंस है पार्टनर्स के, उस पर कोई भी इंटरेस्ट देना नहीं है हमें पार्टनर्स को। और दूसरी बात, हमें पार्टनर से कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज नहीं करना। ठीक है। तो अब ये करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन नहीं होती, ये तो हमको वैसे भी पता है, हमने अपने बेसिक इंट्रोडक्टरी जो कॉन्सेप्ट्स थे उसमें डिस्कस किया हुआ है कि करंट अकाउंट पे अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट नहीं करा जाता। बट फिर भी क्वेश्चन ने आपको यहाँ पे क्लियरली लिख लिया। और दूसरी बात, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी चार्ज नहीं करना। ठीक है, नहीं भी लिखता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम अपने मन से तो कोई चार्ज करते नहीं जब तक वो कोई प्रॉपर रेट वेट ना दे, और करंट अकाउंट पे भी हम लोग कोई इंटरेस्ट की वैसे भी कैलकुलेशन नहीं करते। तो ये वाली लाइन जो है बट के आगे, ये एम आपकी क्लैरिटी के लिए बस दे रखी है, इसका ऐसा कोई रेलिवेंस नहीं है। बी में कहता है दैट अपॉन द डेथ ऑफ अ पार्टनर द गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द 3 years to 31st December प्रिसीडिंग द डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, तो गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करनी है? एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे। 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और कितने साल के एवरेज प्रॉफिट लेने हैं? 3 साल के। कौन से 3 साल के? डेट ऑफ डेथ से पहले का जो 31 दिसंबर है, उस 31 दिसंबर तक के 3 साल के आपको प्रॉफिट लेने। राइट, तो डेट ऑफ डेथ से पुराने 3 साल उठा लेना पूरे, तो उस 3 साल के आपको प्रॉफिट्स कंसिडर करने फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट। और ध्यान रखना, प्रॉफिट्स हमें लेने आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो यहां पे प्रीसीडिंग वर्ड पे अंडरलाइन कर लेना। सी में कहता है दैट एन इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ ₹10,000 ईच टू बी टेकन इन इंडिविजुअल नेम्स ऑफ ईच पार्टनर। इसका मतलब ये क्या हो गया? जीएलपी की एसएलपी? ये हो गया एसएलपी, क्योंकि 10,000 की इंश्योरेंस पॉलिसी ली हमने ईच पार्टनर की, इंडिविजुअल नेम्स पे, मतलब अलग अलग हमने 3 पॉलिसीज ली रखी है 10-10 हजार रुपए की। तो ये एसएलपी है, सेपरेट लाइफ पॉलिसी। द प्रीमियम इज टू बी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ द फर्म। एसएलपी का प्रीमियम वैसे भी हम एज खर्चे ही डील करते हैं, मतलब उसको खर्चे की तरह ही ट्रीट करते हैं। बस वही लिखा हुआ है कि उसका जो प्रीमियम है हम उसको प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज कर देते हैं, मतलब उसको एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन है सिर्फ। ओके, डी कहता है अपॉन द डेथ ऑफ अ पार्टनर ही इज टू बी क्रेडिटेड with his share of profits
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स एक्सेट्रा, इसको अंडरलाइन कर लेना, कैलकुलेटेड अपॉन 31 दिसंबर फॉलोइंग हिज डेथ। फॉलोइंग हिज डेथ, बहुत ध्यान से पढ़ना अंग्रेजी को, क्वेश्चन आपको सारी इंफॉर्मेशन देता है, कंडीशन ये है कि अंग्रेजी को पढ़ के आपको उस अंग्रेजी का मतलब समझना है, दैट्स इट। बाकी आपका इंफॉर्मेशन आपको सारी देगा क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है वो कह रहा है कि हमको पार्टनर को, मतलब जो पार्टनर मर जाता है डेथ होने पे, हमें उसका प्रॉफिट का शेयर देना है और उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, लेकिन कब तक देना है? 31 दिसंबर फॉलोइंग द डेथ, मतलब डेट ऑफ डेथ के बाद का 31 दिसंबर तक का हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है और प्रॉफिट का शेयर भी देना है। इसका मतलब अगर साल के बीचों बीच डेथ हो जाती है, अगर ये 1 जनवरी है और ये 31 दिसंबर है और साल के बीचों बीच किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो वैसे तो हमने कॉन्सेप्ट में ये सीखा है कि चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो वो भी हम डेट ऑफ डेथ तक का कैलकुलेट करते हैं, और चाहे प्रॉफिट का शेयर जो हम निकालते हैं वो भी हम डेट ऑफ डेथ तक का ही कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो वैसे तो हमने ये सीखा हुआ है, लेकिन अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि पार्टनर्स के एग्रीमेंट ही ऐसी हुई है कि पार्टनर्स के एग्रीमेंट में लिखा है कि भाई साल के बीचों बीच भी डेथ हो जाए तो कोई मतलब नहीं, हमें उससे मतलब नहीं, हम तो पूरे साल का प्रॉफिट शेयर भी देंगे डिसीज्ड पार्टनर को और उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देंगे पूरे साल का। ठीक है, तो बीचों बीच भी डेथ हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, हम तो पूरे 31 दिसंबर तक का प्रॉफिट शेयर और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। ऑफ कोर्स इसके बाद जो आगे का जो साल शुरू होगा वहां पे तो कुछ भी नहीं मिलेगा पार्टनर को, लेकिन डेट ऑफ डेथ से लेके नेक्स्ट जो क्वेश्चन की लाइन में क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग हिज डेथ, मतलब डेट ऑफ डेथ से जो नेक्स्ट आपका 31 दिसंबर है उस 31 दिसंबर तक का हम लोग प्रॉफिट शेयर और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। लेकिन ध्यान देना, गुडविल के केस में उसने क्या बोला था, जब उसने गुडविल की कैलकुलेशन बोली थी तो गुडविल की कैलकुलेशन में उसने ये बोला था कि डेट ऑफ डेथ से प्रीसीडिंग जो 31 दिसंबर आ रहा है, डेट ऑफ डेथ से प्रीसीडिंग जो 31 दिसंबर आ रहा है उस 31 दिसंबर तक के 3 साल के प्रॉफिट्स आपको लेने हैं एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन करने के लिए। तो अंग्रेजी का मतलब समझना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, एक बार आप अंग्रेजी का मतलब समझ गए फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। राइट, आई होप आपको दोनों चीजें क्लियर हो गई होगी। अलग अलग चीजें, गुडविल की कैलकुलेशन में प्रॉफिट हमें कब तक के लेने हैं, डेट ऑफ डेथ से पहले के जो 31 दिसंबर को जो साल खत्म हुआ है उस साल तक के 3 साल के, मतलब डेट ऑफ डेथ से पुराने 3 साल के प्रॉफिट लेने प्रीसीडिंग 31 दिसंबर तक के। ठीक है, और जब प्रॉफिट शेयर और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे पार्टनर्स को तो वो हम देंगे डेट ऑफ डेथ से नेक्स्ट जो 31 दिसंबर आ रहा है तब तक का देंगे। इन अदर वर्ड्स हम पूरे साल का, जिस साल में डेथ हो रही है पार्टनर की, उस पूरे साल का प्रॉफिट शेयर भी देंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देंगे। ठीक है, तो बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस वाले सवाल में। अगर आप ये समझ गए फिर अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं एक इस पे स्टार मार्क कर देता हूं और एक इस पे स्टार, बी और डी पॉइंट्स पे मैं स्टार मार्क कर देता हूं, क्योंकि ये आपके अंग्रेजी के पॉइंट है, मतलब आपको सिर्फ अंग्रेजी समझनी है और कुछ नहीं। अच्छा, ये क्या कहता है, that the share of the partnership policy and goodwill be credited to the deceased partner as on 31st December following his death। तो बस ये कह रहा है कि जो भी पॉलिसी, जो हमने एसएलपी की बात करी, उसमें जो भी शेयर बनता है पार्टनर का प्लस जो गुडविल का शेयर बनता है वो हमें पार्टनर को देना है। कब देना है? 31 दिसंबर को देना है। Thus the partnership books be closed annually on 31 दिसंबर, मतलब यहाँ पे कैलेंडर ईयर फॉलो होता है, जो कि समझ भी आ गया था क्योंकि हर जगह 31 दिसंबर बोल रहा है, तो वैसे भी समझ आ गया था कि यहाँ पे कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा है। फिर भी एफ पॉइंट में उसने क्लियरली बोल दिया कि भाई यहाँ पे कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है सवाल में आपको। अब कहता है ए डाइड ऑन 30 सितंबर 2019, द अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज करेंट अकाउंट ऑन 31 दिसंबर 2018 was ₹450 and from that date to the date of death he had withdrawn ₹3,000 from the business। तो डेट ऑफ डेथ क्या है? 30 सितंबर 2019। तो 30 सितंबर 2019 से पहले कौन सा साल खत्म हुआ होगा? 31 दिसंबर 2018 को साल खत्म हुआ होगा। ठीक है, तो डेट ऑफ डेथ से पहले का जो साल खत्म हुआ है उस डेट का आपको करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, क्योंकि पार्टनर्स फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली पार्टनर का कुछ ना कुछ करंट अकाउंट भी होगा। और फिर उस डेट से लेकर डेट ऑफ डेथ तक का उसने आपको ड्रॉइंग्स दे रखा है। तो देखो, आप टाइमलाइन बना लो। अगर आपको अंग्रेजी में दिक्कत आती है तो एक और टाइमलाइन मैं यहाँ पे बना देता हूँ, यहीं पे बना देता हूँ। तो ये मेरा साल एक खत्म हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी 18 से 19 से, जो खत्म हुआ होगा 31 दिसंबर 18 को। पिछला साल मेरा 31 दिसंबर को
2018 को मतलब खत्म हुआ होगा, और अब ये साल मेरा खत्म हो रहा है 31 दिसंबर 2019 को। ठीक है, डेट ऑफ डेथ क्या बता दी सवाल ने, 30 सितंबर 2019। तो मैं यहां पे मार्क कर देता हूं, इधर कहीं पे हुई है डेट ऑफ डेथ 30 सितंबर 2019, दिस इज द डेट ऑफ डेथ। ठीक है, सवाल में अभी तक उसने क्या दिया, उसने इस डेट का करेंट अकाउंट का बैलेंस दिया। ठीक है, इस डेट का करेंट अकाउंट का बैलेंस दिया, और इसके अलावा उसने यहां से लेके डेट ऑफ डेथ तक की ड्राइंग्स बताई। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं और क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। अभी तक उसने ये इंफॉर्मेशन आपको दी। एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑफ ₹2000 वॉज डिस्कवर्ड ऑन 30 सितंबर 2019। तो जब हम 30 सितंबर को किताबें खोल के बैठे, तो 30 सितंबर को हमको कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मिली ₹2000 की। इट वॉज डिसाइडेड टू रिकॉर्ड इट एंड बी इमीडिएटली पे ऑफ। तो हमने बोला कि अब हम इसको रिकॉर्ड कर देंगे और इसको इमीडिएटली पे कर देंगे। तो बस ये किसका पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया आपका रीवैल्यूएशन का। कोई भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आ जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, रीवैल्यूएशन का पॉइंट बोलते हैं। बेसिकली रीवैल्यूएशन का नुकसान है, लॉस है। ठीक है, ओके। द ट्रेडिंग रिजल्ट्स ऑफ द फर्म बिफोर इंटरेस्ट इन कैपिटल हैड बीन एज फॉलोज। तो आपको कई सारे साल के प्रॉफिट्स दे रखे हैं। 2016 का प्रॉफिट दे रखा है 9640, 2017 का प्रॉफिट दे रखा है 6720, 2018 का लॉस दे रखा है 640 एंड 2019 का प्रॉफिट दे रखा है 3670। ठीक है, और ये सब कुछ है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अब ध्यान क्या रखना है हमको, ध्यान हमको ये रखना है, पहली चीज गुडविल की कैलकुलेशन करने के लिए हमको 31 दिसंबर 2018 तक के 3 साल के प्रॉफिट्स लेने हैं। तो यहां से हमको पहले पुराने 3 साल में जाना पड़ेगा। 3 साल ही बोला था ना सवाल ने, 2 years परचेज फॉर द 3 years। हाँ, तो 31 दिसंबर 18 को जो 3 साल खत्म हो रहे होंगे मेरे, मुझे 3 साल के एवरेज प्रॉफिट लेने हैं। तो वो कौन से साल हो गए, 2016, 2017 और 2018 कैलेंडर ईयर फॉलो हो रहा है। तो हमें इन 3 साल के एवरेज प्रॉफिट्स लेने हैं। ठीक है, और दूसरी बात, जो प्रॉफिट शेयर कैलकुलेट करोगे आप, प्रॉफिट शेयर जो मिलेगा पार्टनर को, इवन दो डेथ हो रही है 30 सितंबर 2019 को, डेट ऑफ डेथ तो यहां पे हो रही है। तो वैसे तो आपने कॉन्सेप्ट जो सीखा हुआ है उसमें हम लोग सिर्फ डेट ऑफ डेथ तक का प्रोपोर्शनल प्रॉफिट शेयर निकालते हैं, लेकिन क्योंकि सवाल में क्लियरली लिखा हुआ है कि हमें तो पूरे साल का प्रॉफिट देना है और साथ में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, तो पूरा जो 2019 का प्रॉफिट है, पूरा जो 2019 का प्रॉफिट जो उसने दे रखा है ये वाला, इसमें इसका पूरा शेयर मिलेगा। ठीक है, तो 2019 का पूरा उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा और 2019 का पूरा उसको प्रॉफिट शेयर भी मिलेगा। आई होप आप लोग बात समझ पाए होंगे। ठीक है, तो ये पूरी कहानी आपको आई होप समझ आ गई होगी। चाहे तो इस तरह का एक छोटा सा टाइमलाइन बना लेना अगर आपको क्लैरिटी चाहिए होगी। ठीक है, ओके। अज्यूमिंग द सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी टू बी 20% ऑफ द सम एश्योर्ड। तो ऊपर उसने एसएलपी की इंफॉर्मेशन दी थी, उसमें जिसमें उसने पॉलिसी के अमाउंट का इंफॉर्मेशन दिया था कि सारे पार्टनर्स ने कितने रुपए की पॉलिसी करा रखी है, 10-10 हजार रुपए की। लेकिन उसका सरेंडर वैल्यू कह रहा है कि है 20%। ठीक है, तो अगर 10,000 की पॉलिसी है, अगर 10,000 की पॉलिसी है तो सरेंडर वैल्यू क्या होगा इसका 20%, दैट इज 2000। ठीक है, तो सारे पॉलिसीज का सरेंडर वैल्यू 2000 होगा। अब आपको कॉन्सेप्ट पता होगा कि हमें किसकी पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू लेना होता है और हमें किसकी पॉलिसी का सम एश्योर्ड या पॉलिसी अमाउंट लेना होता है। आई होप अब आपको ये पता होगा, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था। अब रिक्वायरमेंट क्या है, प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द अमाउंट ड्यू टू एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव एज ऑन 31 दिसंबर 2019। ठीक है, तो हम जो सेटलमेंट कर रहे हैं, हम सेटलमेंट कर रहे हैं कब, 31 दिसंबर 2019 को, क्योंकि हम 31 दिसंबर 2019 तक का सब दे रहे हैं। तो इसलिए हम पहले साल खत्म होने देंगे कि भाई पूरे साल का प्रॉफिट भी निकाल लो आप लोग, पूरे साल का आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लो, सब ले लो। तो पूरे साल खत्म होने के बाद 31 दिसंबर 2019 तक की हमको सारी कैलकुलेशन करनी है। क्वेश्चन ने क्लियरली बोल रखा है। ठीक है, तो इवन द डेट ऑफ डेथ कब है, 30 सितंबर 2019 की, बट हम सारी कैलकुलेशन करेंगे अप टू 31 दिसंबर 2019। ठीक है, और रिक्वायरमेंट में क्या है, एक अकाउंट बनाने बोल रहा है जिसमें हम लोग ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव का जो भी ड्यूज है वो निकालेंगे। तो वो अकाउंट क्या है, ए का कैपिटल अकाउंट है ना, ए का कैपिटल अकाउंट बना लेंगे और उसमें हम लोग सब कुछ निकाल लेंगे।
ठीक है, तो ये सवाल मैं आपको करा देता हूं, ये सवाल मैं आपको करा देता हूं। थोड़ा सा एक हाथ दो पॉइंट में मैं अलग ढंग से चीजों को दिखाऊंगा, लेकिन होगी सारी चीज वही। ठीक है, तो यहां पे ए का एक कैपिटल अकाउंट बना देते हैं। हमें सारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सवाल में सिर्फ हमको ये निकालना है कि ए के एग्जीक्यूटर को यानी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कितना अमाउंट ड्यू होगा, बस इतनी हमें कैलकुलेशन करनी है और उसके लिए हमें एक अकाउंट बनाना है। और बाकी पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो इररिलेवेंट है हमारे लिए सवाल में, इसलिए हम लोग अननेसेसरली बाकी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट नहीं बनाएंगे। ठीक है, ओके, चलिए आ जाओ जी। तो हम ए का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका ओपनिंग बैलेंस डाल दो। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस क्या है, यानी कौन सी डेट का, 1 जनवरी 2019 का, 1 जनवरी 2019 का आप ओपनिंग बैलेंस डाल दो। तो ये दे रखा था आपको बिल्कुल पहली लाइन में क्वेश्चन में, जिसमें आपको फिक्स कैपिटल्स बता रखे थे। तो ए का फिक्स कैपिटल कितना है, 10,000 है। ठीक है, ओके। इसके अलावा ए का एक करेंट अकाउंट भी है, ए का एक करेंट अकाउंट का बैलेंस भी। अब क्योंकि हम भाई अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, अब हमें ए का अकाउंट पूरा क्लोज कर आके पूरा निकालना है कि फाइनल कितना अमाउंट ड्यू है, इसलिए सारी चीजें अब हम ए के कैपिटल अकाउंट में ही डाल देंगे। सारी चीजें हम ए के कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। तो ए का करेंट अकाउंट का बैलेंस उसने क्या बोल रखा था, 450 रुपीज क्रेडिट बैलेंस बोला था, इसलिए मैं बाय एज करेंट अकाउंट लिख रहा हूं। ठीक है, डेबिट बैलेंस होता तो मैं यहां पे लिखता डेबिट साइड पे। ठीक है, इतनी बात आप लोग समझते होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूं। उसके अलावा उसने बोला था कि डेट ऑफ डेथ तक की उसने कुछ ड्राइंग्स भी करी पार्टनर ने, तो यहां पे हम लोग ड्राइंग्स डाल देते। अब आप बोलोगे सर ड्राइंग्स तो करेंट अकाउंट में डालते हैं जब फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो होता है, राइट, करंट अकाउंट में डालते हैं, बाकी पार्टनर्स की ड्राइंग्स वगैरह सब कुछ करंट अकाउंट में आएगी। बट क्योंकि अब यहाँ पे हम एक का कैपिटल अकाउंट ही क्लोज कर रहे हैं, इसलिए अब हम सारी चीजें एक अकाउंट में दिखाना चाहते हैं, अलग अलग अकाउंट में नहीं दिखाना चाहते, एक ही अकाउंट में सब कुछ हम लोग दिखाना चाहते हैं। तो इसलिए मैं ड्राइंग्स को भी यहीं पे डाल रहा हूं। ठीक है, तो 3,000 रुपए। अब इंस्टीट्यूट ने क्या किया हुआ है मैं बताता हूं। इंस्टीट्यूट का एक छोटा सा डिफरेंस है, हालांकि उससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट इंस्टीट्यूट ने क्या किया, इंस्टीट्यूट ने यहां पे इसका नेट इफेक्ट ले लिया। इंस्टीट्यूट ने इसका यहां पे एक नेट इफेक्ट ले लिया, और आप इसका एक नेट इफेक्ट निकालोगे, तो इनका अगर आप नेट में लोगे तो यहां पे आपका डेबिट में अमाउंट आ जाएगा 2550, शायद 2550 है ना। तो यहां पे डेबिट में अमाउंट नेट में आ जाएगा 2550, ये इंस्टीट्यूट ने कर रखा है। तो उन्होंने क्या किया, ड्रॉइंग्स के अमाउंट को एक एक करेंट अकाउंट से एडजस्ट कर दिया। ठीक है, जो कि इनकंसिस्टेंट है। अब इनकंसिस्टेंट क्यों है वो मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज करना हालांकि टेक्निकली गलत नहीं है, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, आप कर दोगे तो कोई गलत नहीं है, आप कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, बट थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। क्यों इनकंसिस्टेंट होगा अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, बट इंस्टीट्यूट के आंसर में आपको ये दिखेगा, मैं आपको ये पहली बता रहा हूं, तो आपको घबराना नहीं है। ये देखो उन्होंने क्या किया, ये नेट अमाउंट यहां पे दिखा दिया 2550 का। मैंने क्या किया, मैंने करेंट अकाउंट को अलग से दिखाया, उसका अलग बैलेंस ट्रांसफर किया, और ड्राइंग्स को अलग से दिखाया, इन्होंने इसको नेट ऑफ कर दिया। ठीक है, तो तरीका ये भी वैसे ठीक है, गलत नहीं है, बट कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए मैं ये तरीका फॉलो कर रहा हूं, मैं ये ऐसे कर रहा हूं प्रेजेंटेशन। अब कंसिस्टेंसी क्यों है अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूं। चलो ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब एक एक करके पार्टनर को चीजें देना शुरू करते हैं, हमें क्या क्या देना है। ठीक है, तो पॉइंट वाइज चलते हैं, पॉइंट वाइज चलते हैं। ए पॉइंट में उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला था, तो हम उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, हम उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिक्स कैपिटल पे कैलकुलेट होगा, यानी 10,000 पे। रेट है पूरा कितने परसेंट का रेट है, 10% पर एनम, है ना। लेकिन अब आपका दिल बोलेगा कि डेट ऑफ डेथ तो 30 सितंबर है, डेट ऑफ डेथ 30 सितंबर है, तो सब सिर्फ 30 सितंबर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो 9 महीने का। लेकिन क्योंकि सवाल में बोल रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पूरे साल का देना है, इसलिए हम पूरे साल का 31 दिसंबर 2019 तक का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो ये आ जाएगा 1,000 रुपए, 1,000 रुपए। ठीक है, तो हो गया पहली बात क्लियर। अच्छा, बी में क्या कहता है, गुडविल की बात कहता है, तो गुडविल हम लोग वैल्यू कर लेते हैं। तो यहां पे मैं वर्किंग नोट करता रहता हूं, जहां पे भी हमें कैलकुलेशंस करने की आवश्यकता पड़ेगी या कोई प्रेजेंटेशन अलग से दिखाने की जरूरत पड़ेगी, तो वो हम यहाँ पे वर्किंग नोट में दिखा देंगे, तो आप भी दिखा सकते हो। तो उसने गुडविल की कैलकुलेशन बोली है, तो गुडविल कैलकुलेशन एंड एडजस्टमेंट,
गुडविल कैलकुलेशन एट एडजस्टमेंट। तो गुडविल कैलकुलेशन के लिए उसने एवरेज प्रॉफिट बोला है 3 साल का, तो एवरेज प्रॉफिट निकालो पहले बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जो आपको बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के प्रॉफिट दे रखे हैं तो उसका आप एवरेज प्रॉफिट निकालो। ठीक है, कौन से साल का निकालोगे? 16, 17, 18। ठीक है, यहां भी लिख लेता हूं, दैट इज 16, 17, 18। आपकी क्लैरिटी के लिए लिख रहा हूं। तो ये कितना आएगा? तो 2016 का प्रॉफिट है 9640 प्लस 2017 का प्रॉफिट है 6720 प्लस लॉस है 2018 का, तो मैं माइनस में लिख लेता हूं 640 डिवाइडेड बाय 3। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आ रहा है? 6720 माइनस 640 डिवाइडेड बाय 3। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 5240। 5240। ठीक है, अब इसमें से हम लोग पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सारा माइनस कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था कि जो एवरेज प्रॉफिट लेना है वो आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है। तो पहले मैंने एवरेज प्रॉफिट पर एनम, एवरेज प्रॉफिट मतलब सालाना, एक साल का एवरेज प्रॉफिट कितना हुआ वो निकाल दिया, और इसमें से फिर मैं एक साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक साथ माइनस कर दूंगा, तो वो कितना आ जाएगा। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सारे पार्टनर्स का हमको लेना पड़ेगा। यहां पे हमें सारे पार्टनर्स का लेंगे, क्योंकि भाई सारे पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। तो 10,000 प्लस 6,000 प्लस 4,000, ये सारे पार्टनर्स का कैपिटल हो गया, इंक्लूडिंग ए। ठीक है, एबीसी का कैपिटल हो गया, इस पर 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है, तो ये कितना आ जाएगा? 2,000। तो आपका एवरेज प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया? 3240। ठीक है, अब गुडविल कैसे निकालनी है? एवरेज प्रॉफिट का कितने साल का परचेज है उसने बोल रखा है? 2 years परचेज, तो इंटू 2, तो यह आ गया 6480। 6480। इसमें ए को कितना शेयर देना? अल्टीमेटली हम गुडविल क्यों कैलकुलेट करें? ए का गुडविल का शेयर देने के लिए, और तो कोई पर्पस नहीं। तो ए का शेयर निकाल लो इसमें। तो 6480 है, वैसे इसमें इसका प्रॉफिट शेयर 1/2 है, ए का शेयर 1/2 है, तो ये 3240 ही आ जाएगा। एंट्री क्या हो जाएगी? बीज कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट टू एज कैपिटल, टू एज कैपिटल 3240। और इसको आप गेनिंग रेशियो में बांट देना, इसको आप गेनिंग रेशियो में बांट देना। तो गेनिंग रेशियो कितनी? आई थिंक इक्वल आएगी, है ना, क्योंकि ओल्ड रेशियो गेनिंग रेशियो बन जाएगी पुराने पार्टनर्स की, और कोई इंफॉर्मेशन दे नहीं रखी, तो ओल्ड रेशियो ही गेनिंग रेशियो बन जाएगी। तो ओल्ड रेशियो जो बी और सी की है वो 1:1 है, इक्वल है, तो ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो 1620 और 1620, बस इसको पोस्ट कर देते हैं, इसको पोस्ट कर देते हैं, आ जाओ। तो बाय बीज कैपिटल बाय सीज कैपिटल 1620 एंड 1620। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, बल्कि कैपिटल भी नहीं, वैसे यहां करेंट अकाउंट लिखना चाहिए, क्योंकि रिमेनिंग पार्टनर्स का तो जो एडजस्टमेंट होगा थ्रू करेंट अकाउंट होगा। ठीक है, हालांकि इतना बारीकी में कोई नहीं देखने वाला, आपका ये अमाउंट सही होना चाहिए। आईसीआई के आंसर में तो उसने इतना भी नहीं लिखा, उसने सिर्फ बीएनसी करके एक साथ टोटल अमाउंट लिख दिया। ठीक है, तो इतना परेशानी की बात नहीं है, बट बिल्कुल 100% अगर मुझे टेक्निकल एक्यूरेसी मेंटेन करनी है तो यहां पे मुझे बी और सी का करंट अकाउंट यूज करना चाहिए। ठीक है, तो जर्नल एंट्री में भी मुझको मैंने यहाँ पे कैपिटल लिख दिया, बट यहां मुझे कैपिटल नहीं, क्या यूज करना चाहिए? करंट अकाउंट। ए का तो मैं कैपिटल यूज कर लूंगा, क्योंकि ए का तो मैं अकाउंट क्लोज कर रहा हूं, तो उसका मैं सब कुछ कहां डाल रहा हूं? कैपिटल में डाल रहा हूं। लेकिन बी और सी की बात करूंगा तो मुझे करंट अकाउंट बोलना चाहिए। ठीक है, बी और सी में हम कैपिटल अकाउंट थोड़ी यूज करेंगे, हम तो करंट अकाउंट ही यूज करेंगे, क्योंकि उनका तो कंटिन्यूएशन है। तो ये क्लियर हो गया, चलो ये पॉइंट भी क्लियर। ठीक है, अच्छा, इसी पॉइंट की वजह से मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि अब बाकी सारी चीजें, इवन आईसीआई भी बाकी सारी चीजें कैपिटल अकाउंट में डाल रहा है, इसलिए कोई तुक नहीं बनता कि आप खाली अकेले ड्रॉइंग्स को करंट अकाउंट से एडजस्ट करो
और बाकी सारी चीजें कैपिटल में डाल रहे हो। ठीक है, मैंने क्यों बोला आपसे कि इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, ड्रॉइंग्स को तो वो करेंट अकाउंट से एडजस्ट कर रहा है, लेकिन बाकी सारी चीजें, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे गुडविल एडजस्टमेंट हो, चाहे प्रॉफिट का शेयर हो, सब कुछ वो कैपिटल अकाउंट में डाल रहा है। ठीक है, तो अगर आप बाकी सारी चीजें कैपिटल में डाल रहे हो तो ड्रॉइंग्स भी कैपिटल में डालो। यू हैव टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। ठीक है, ये नहीं कि आप एक चीज के लिए कुछ और थिंकिंग लगा रहे हो और बाकी दूसरी चीज के लिए कोई और थिंकिंग लगा रहे हो। इसलिए मैंने बोला कि आप एक काम करो कि ड्रॉइंग्स भी यहीं पे डाल दो। राइट, चलो चलिए, ये हो गया। अब अगला पॉइंट है इंश्योरेंस पॉलिसी का, एसएलपी का। आ जाओ जी नेक्स्ट उस पे, एसएलपी। तो बताओ ए को कितना मिलेगा, ए को क्या क्या मिलेगा। एक तो उसकी जो पॉलिसी है, उसकी पॉलिसी का तो पूरा हम एश्योर्ड वैल्यू लेंगे 10,000 का। उसकी पॉलिसी का तो हम पूरा 10,000 लेंगे क्योंकि वो मर गया है ना। तो 10,000 में पूरा उसको 10,000 थोड़ी मिलेगा, उसमें तो उसका सिर्फ अपना प्रॉफिट शेयर मिलेगा जो भी है। ठीक है, तो ये हो गई ए की पॉलिसी। और बी और सी के पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू का हिस्सा उसको मिलेगा। ठीक है, तो बी और सी की पॉलिसी कितनी हो गई, तो बी और सी की पॉलिसी मिला के 20,000 की हो गई। 10,000 10,000 20,000। और सरेंडर वैल्यू कितना बोल रखा है सवाल ने, 20% बोल रखा है ना। तो इसका से खाली 20%। ठीक है, इनटू प्रॉफिट शेयर, इसमें भी इसको इसका अपना प्रॉफिट शेयर मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गई बीज एंड सीज पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू। ठीक है, तो ये आ गया 5,000 प्लस 4,000 2,000। तो ये कितना आ गया 7,000। ठीक है, बस अब इसकी पोस्टिंग कर लो। पोस्टिंग आप कैसे भी कर सकते हो। अगर आप अज्यूम कर रहे हो कि हाथ के हाथ पैसा आ गया पॉलिसी का, तो बाय बैंक लिख लोगे। अगर आप अज्यूम कर रहे हो कि अभी पैसा नहीं आया, हमने खाली ड्यू करा, तो आप इंश्योरेंस कंपनी भी लिख सकते हो। जो लिखना चाहो लिख लेना, अमाउंट बस ध्यान से 7,000 लिखना है। ठीक है, तो ये भी हो गया, इंश्योरेंस पॉलिसी भी डन। फिर डी पॉइंट में वो प्रॉफिट शेयर और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहा है। हालांकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम लोग ऑलरेडी दे चुके, तो सिर्फ अब प्रॉफिट शेयर बचा। तो प्रॉफिट शेयर उसको कितना मिलेगा, प्रॉफिट शेयर ऑफ 2019। कितना प्रॉफिट शेयर मिलेगा, टोटल प्रॉफिट्स हुए कितने हैं 2019 के, तो टोटल प्रॉफिट्स हुए हैं 2019 के 3670 के। लेकिन क्या उठाकर मैं 3670 का शेयर दे दूं उसको, नहीं। इसमें से हम पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो एडजस्ट करेंगे। हम पार्टनर को अल्टीमेटली तो सिर्फ डिविजिबल प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है, तो हमें तो डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है ना। तो पूरे साल 2019 में अगर 3670 का प्रॉफिट हुआ है, तो इसमें तीनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट भी हमें हटाना पड़ेगा। तो सारे पार्टनर्स का इंटरेस्ट कितने का है, 2000 का हम पहले निकाल चुके। तो फाइनली डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ गया, इसको आप बोल सकते हो डिविजिबल प्रॉफिट 1670। तो इसमें ए का शेयर कितना हो गया 1670 का 1/2, दैट इज यह आ गया 835। ठीक है, तो ये दे देते हैं। अच्छा, दूसरी बात, अब यहां पे क्या मैं पीएनएल सस्पेंस लिखूंगा, क्या मैं यहां पे पीएनएल सस्पेंस लिखूंगा, नहीं। क्यों, क्योंकि हम ये सारी कैलकुलेशन कब कर रहे हैं बैठ के, 31 दिसंबर 2019 को, साल खत्म होने के बाद हम सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं, है ना। तो साल खत्म होने के बाद जब 31 दिसंबर को मेरी ईयर क्लोज हो रहा है, तो तब तो मैंने पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया होगा, तब तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया होगा। तो अब क्या मुझे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट यूज करने की जरूरत है, नहीं। अगर साल के बीचों बीच में कर रहा होता तो मैं सस्पेंस अकाउंट यूज करता। सस्पेंस अकाउंट पीएनएल सस्पेंस हम तभी यूज करते हैं जब साल के बीचों बीच हो रहा हो, लेकिन अब तो साल खत्म होने के बाद ही हो रहा है, तो अब तो मेरे फाइनल अकाउंट्स बन गए। तो अब तो मुझे
पीएनएल अप्रोप्रिएशन से डायरेक्टली प्रॉफिट्स देना होगा सारे पार्टनर्स को, है ना। इन रियलिटी तो सारे पार्टनर्स का अकाउंट क्लोज हो रहा होगा, वो अलग बात है, हम खाली ए का कैपिटल बना रहे हैं, इसलिए हमें बाकी पार्टनर्स का कैपिटल का एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं दिख रहा, क्योंकि हम खाली एक ही कैलकुलेशन और जो अकाउंट प्रिपरेशन है वो कर रहे हैं, लेकिन हो तो सब पार्टनर्स का काम रहा होगा। तो अब यहां पे हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट यूज करेंगे अगर हमें 100% करेक्टनेस मेंटेन करनी है। हालांकि इंस्टीट्यूट ने पीएनएल अकाउंट यूज कर रखा है, बट आप पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखोगे तो वो ज्यादा एक्यूरेट होगा, ठीक है। तो ये कितना निकाला हमने 835 हो गई सारी चीजें। तो अब मेरे ख्याल से हमने सारी चीजें डाल दी, एक बार चेक कर लेते हैं। गुडविल का शेयर डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, कुछ रह गया, एक चीज रह गई वन थिंग इज रिमेनिंग, वो है क्या, रीवैल्यूएशन, ठीक है। अब रीवैल्यूएशन लिख लो, या रीवैल्यूएशन का ही दूसरा नाम क्या होता है, पीएनएल एडजस्टमेंट, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। तो आप कुछ भी अकाउंट यूज कर लो, एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, तो उसका लॉस हम डाल देंगे। तो मैं यहीं लिख दूं क्या, अब मैं ये कैलकुलेशन करके लिख दूं। तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी कितनी, 2000 रुपए की, इसमें इसका शेयर कितना हो गया 1/2, ये कितना आ जाएगा 1000, ठीक है। तो अब आई थिंक एवरीथिंग इज डन। अब आप बैलेंस निकाल सकते हो, जो भी बैलेंस आएगा उसको हम ए के एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे। चलिए तो निकाल लेते हैं, 10,000 प्लस 450 प्लस 1000 प्लस 1620 प्लस 1620 प्लस 7000 प्लस 835, तो टोटल आ रहा है कितना 22525, 22525। तो बैलेंस कितना बच गया, इसमें से 4000 माइनस कर दो, तो बैलेंस बच गया 18,525, जो कि हम ए के एग्जीक्यूटर अकाउंट में डाल देंगे, ठीक है। तो आई होप समझ आ गया होगा आपको कि किस प्रकार से आपको अपने कॉन्सेप्ट अप्लाई करने पड़ते हैं, और आंख बंद करके नहीं अप्लाई करने कॉन्सेप्ट, आंख बंद करके नहीं अप्लाई करने, क्वेश्चन की लैंग्वेज केयरफुली पढ़नी है, कहानी समझनी है कि वो आपको क्या बता रहा है, क्योंकि क्वेश्चन की कहानी में कभी कभी कुछ वो मॉडिफिकेशन कर लेता है। हाँ, हम कॉन्सेप्ट कुछ और सीखते हैं, हमने कॉन्सेप्ट में सीखा है कि जो प्रॉफिट का शेयर कैलकुलेट होता है वो डेट ऑफ डेथ तक का होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कैलकुलेट होता है वो डेट ऑफ डेथ तक का होता है, ये सारी चीजें हमने सीखी है। लेकिन क्योंकि सवाल में क्वेश्चन ने मॉडिफिकेशन ऐसी कर दी थी कि भाई प्रॉफिट का शेयर भी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दोनों भी आपको 31 दिसंबर यानी पूरे साल का निकालना है, तो आपको फिर अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा, आप बहस नहीं कर सकते। तो इंपॉर्टेंट क्या है, आपको किस चीज का ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज केयरफुली पढ़ के उसको पहले समझना है, सही इंटरप्रेट करना है, उसके बाद फिर आप सवाल करोगे तो आप कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप हड़बड़ी में काम करोगे तो आप फंस जाओगे कि सर यहाँ पे वो वैसा क्यों हुआ, यहाँ पे वैसा क्यों हुआ, यहाँ पे हमने ये क्यों नहीं किया, इस तरह के सवाल आपके दिमाग में आ जाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। अब आइए आप लोग इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे, ठीक है। इलस्ट्रेशन 1 मैंने करा दिया, 2 मैंने करा दिया, 3 और 4 सिंपल था, आपको होमवर्क में दिया था, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों ने कर ही लिया होगा। इलस्ट्रेशन 5 खाली डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ, ठीक है। एक बार डिस्कस कर लेते हैं इलस्ट्रेशन 5 क्या है। दिया, रिया एंड किया आर पार्टनर्स ऑफ मेसर्स डीआरके फैब्रिक्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1:2। चलो जी बढ़िया। On 31st March 2020, their balance sheet was as follows। क्या बैलेंस शीट है आपकी? सिंपल सी बैलेंस शीट है। दो चीजों पर ध्यान देना, एक देखो यहां पे दे रखा है आपको जनरल रिजर्व, और दूसरा आपको एसेट साइड पे दे रखा है जॉइंट लाइफ पॉलिसी जेएलपी, ठीक है। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी एसेट साइड पे आने का क्या मतलब हुआ कि हम कौन सा वाला मेथड फॉलो कर रहे हैं। 3 मेथड आपने सीखे हैं, मेथड 1, 2, 3। तो कौन सा मेथड हुआ, ये हुआ मेथड 2। मेथड 1 तो हुआ ही नहीं, क्योंकि मेथड 1 तो कहता है कि हम लोग प्रीमियम को स्ट्रेट अवे एक्सपेंस की तरह ट्रीट कर देंगे, ठीक है। मेथड 2 आपको कहता है कि जेएलपी हम एसेट की तरह ट्रीट करेंगे, जो हमारी बैलेंस शीट पे एट सरेंडर वैल्यू आएगा। मेथड 3 में भी हम जेएलपी को एसेट में सरेंडर वैल्यू पे दिखाते हैं, लेकिन साथ में हम लोग एक जेएलपी रिजर्व भी दिखाते हैं
एट सरेंडर वैल्यू लाइबिलिटी साइड पे। अब इस सवाल में आपको जेएलपी रिजर्व तो नहीं दिख रहा होगा, खाली जेएलपी दिख रहा है एसेट साइड पे। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये हो गया आपका मेथड 2 ऑफ जेएलपी। ठीक है, तो पहले आपको सही से आइडेंटिफिकेशन कर लेना है। ओके, किया डाइड ऑन 31 सितंबर 2020। तो किया की डेथ हो गई 30 सितंबर को। तो कितने महीने बाद, साल खत्म, जो हमारी पिछली बैलेंस शीट बनी उस बैलेंस शीट डेट के बाद कितने महीने बाद उसकी डेथ हुई, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ्स के बाद डेथ हो गई किया की। राइट, ओके। अब क्या कहता है, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स एज फॉलोज। पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा हुआ है, द पार्टनर्स बी अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। तो हमें कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है 12% पर एनम का, बट नो इंटरेस्ट भी चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स पर हमें कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना। ठीक है, हम नहीं करते, अगर आप नहीं भी लिखते हम तब भी नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन द डेथ ऑफ अ पार्टनर द गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 1 year परचेज ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट। फिर से वही बात, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 4 years टू 31 मार्च प्रिसीडिंग द डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो वही बात है, हमें पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स के बेसिस पे एवरेज प्रॉफिट लेना है और एवरेज प्रॉफिट का 1 year परचेज निकालना है। एवरेज प्रॉफिट ध्यान रखना, हमें आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है। ठीक है, और आपको बड़े आराम से उसने पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स दे रखे हैं, पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स दे रखे हैं। तो पहले आप इनका एवरेज निकाल लो, पहले आप इनका एवरेज निकाल लोगे जितना भी आएगा। ठीक है, तो पहले इन चारों प्रॉफिट का जो अमाउंट दे रखे हैं इनका एवरेज निकाल लेना। राइट, और क्योंकि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस करना है तो आप इस एवरेज में से फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर देना। अब वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा कितना, उसके लिए उसने नीचे इंफॉर्मेशन दे रखी है, एवरेज कैपिटल ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 4 years मे बी अज्यूम्ड एज ₹3 लाख। अब क्योंकि आप समझो ना, हर साल का कैपिटल अलग अलग होगा, हर साल हमारा कैपिटल चेंज होगा। अब पिछले क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल मेथड था, इसलिए वहां पे तो हर साल कैपिटल हमने मान लिया था कि सेम होगा, क्योंकि कैपिटल फिक्स कैपिटल में फिक्स ही रहता है कैपिटल बाय नेचर। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस हम लोग कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ना करे या कोई कैपिटल विड्रॉ ना करे, फिक्स कैपिटल मेथड में फिक्स हमारा जो कैपिटल अकाउंट होता है वो फिक्स ही रहता है। लेकिन यहाँ पे तो फिक्स कैपिटल है नहीं। ठीक है, तो अब हर साल कैपिटल का अमाउंट चेंज होगा, तो आइडियली तो आपको हर साल के अलग अलग कैपिटल जो भी अमाउंट है उसके ऊपर इंटरेस्ट निकालना चाहिए। वो उसने सवाल में दे नहीं रखा, उसने बोल दिया कि अपनी सिंप्लिसिटी के लिए आप अज्यूम कर लो कि 4 सालों में जो ऑन एन एवरेज मेरा कैपिटल रहा हर साल वो रहा 3 लाख रुपए का। ठीक है, तो आप सिंपल क्या करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए 3 लाख का जो कैपिटल है उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लो, दैट इज 12%। ठीक है, तो जो भी आपका एवरेज आएगा यहां पे इन चारों प्रॉफिट्स का, इसमें से ये 36,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर लेना, तो आपका फाइनल एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसको इंटू 1 कर दोगे तो आपको गुडविल निकल आएगी आपकी। ठीक है, तो आई थिंक दिस पॉइंट इज एब्सोल्युटली क्लियर, सिंपल, कोई भी यहां पे टेक्निकल डिफिकल्टी नहीं है। ठीक है, चलो सी में कहता है प्रॉफिट्स टिल द डेट ऑफ डेथ टू बी असर्टेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 years। तो मजे की बात है, यही जो एवरेज प्रॉफिट आपका निकल के आया, इसी के बेसिस पे आपको कैलकुलेशन भी करनी है अपने प्रॉफिट शेयर की टिल द डेट ऑफ डेथ की। ठीक है, तो आपको बेसिस क्या लेना है, ये एवरेज प्रॉफिट लेना है और फिर इस पे आपको इसका शेयर निकालना होगा। तो सपोज ये जो भी आया, ये एक्स आया, तो प्रॉफिट शेयर कितना निकल के आएगा, एक्स का 6 महीने का हम लोग पहले प्रोपोर्शनल प्रॉफिट निकालेंगे और उसके बाद हम लोग इसमें किया का शेयर मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना है किया का शेयर, 2/5 इंटू 2/5। ठीक है, तो एक काम करता हूं, मैं आपको आंसर दिखाई देता हूं, तो आपको वर्किंग दिखा देता हूं पहले मैं। ठीक है, तो गुडविल की कैलकुलेशन है, वही काम किया। देखो, पहले गिवन प्रॉफिट्स का एवरेज निकाला, जिसमें से उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस किया, तो आपका एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गया आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1.5 लाख का। गुडविल आ गई इंटू 1 करके, 1 year परचेज था तो 1.5 लाख ही आ गई, जिसमें किया का शेयर निकाल लिया आपने 60,000। ठीक है, और उसकी एंट्री क्या कर दी, रियाज कैपिटल। तो कुछ उन्होंने नया रेशियो दे रखा था क्या सवाल में, नहीं, नया रेशियो नहीं दे रखा था। तो जो गेनिंग रेशियो होगी, मेरी गेनिंग रेशियो कितनी होगी, दिया और रिया की 2:1 होगी गेनिंग रेशियो, 2:1। ठीक है, तो बस वही यहां पे किया हुआ है, 2:1 के गेनिंग रेशियो में उन्होंने गुडविल की एंट्री पास कर ली पहले तो। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज सिंपल। अब प्रॉफिट का जो शेयर निकाला उसने टिल डेट ऑफ डेथ, वो कैसे निकाला। ठीक है,
तो मैं थोड़ा सा गलत बोल गया था जल्दबाजी में। आपके लिए आपको लॉजिकली चलना है, ठीक है। जब हम किया का शेयर प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ निकाल रहे, तो हम कौन सी पीरियड का प्रॉफिट शेयर निकाल रहे हैं, तो आपको बैलेंस शीट की डेट दे रखी है 31 मार्च 2020। तो हम लोग 1 अप्रैल 2020 से लेके डेट ऑफ डेथ दैट इज 30 सितंबर 2020 तक के प्रॉफिट्स कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो बताओ 2020 इस पीरियड का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप किस पे निकालोगे? जो 3 लाख का एवरेज, 3 लाख का जो उसकी कैपिटल ऑन एवरेज दिया था, वो तो पिछले 4 साल का दिया था। लेकिन जब मैं स्पेसिफिकली 2020 से लेके 1 अप्रैल 2020 से जो साल शुरू हो रहा है उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहा हूं, है ना। तो उसके लिए तो मैं अब ये वाले कैपिटल्स को कंसिडर करूंगा, ठीक है। तो क्योंकि जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा 2020-21 जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चलेगा, उसमें जो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे वो तो इन ओपनिंग कैपिटल्स पे निकालेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टेक्निकली कॉन्सेप्चुअली तो ओपनिंग कैपिटल में निकलता है। तो 20-21 का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा वो तो इन ओपनिंग कैपिटल्स में निकलेगा। तो ये 20-21 का ओपनिंग कैपिटल है, ठीक है। तो इसलिए जब आप प्रॉफिट शेयर निकालोगे टिल द डेट ऑफ डेथ, तो आंख बंद करके, जैसे मैंने जल्दबाजी में 36,000 रुपए बोल दिया कि जो आपने गुडविल की कैलकुलेशन के टाइम पे 36,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया वही लोगे। ये गलती आप नहीं करना। आपको तो जो अब ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि 20-21 का ओपनिंग कैपिटल आपको पता है, पिछले 4 साल का ओपनिंग कैपिटल आपको अलग अलग सालों में नहीं पता था, इसलिए आपको एवरेज कैपिटल को लेके करना पड़ा। लेकिन क्योंकि 20-21 का तो आपको पता है ओपनिंग कैपिटल 4 लाख, तो आपको फिर 4 लाख के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करनी है। तो पहले जो गिवन प्रॉफिट्स है उसका एवरेज प्रॉफिट निकाला, ठीक है। उसको 6 महीने में कन्वर्ट कर दिया, उसको 6 मंथ्स में कन्वर्ट कर दिया। 1,86,000 तो पूरे साल का है एवरेज प्रॉफिट, आपको तो 6 महीने का कैलकुलेट करना। तो पहले आपने 6 महीने का एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, फिर 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दिया 4 लाख पे 12% के हिसाब से 6 महीने का, तो वो आ गया 24,000। तो एडजस्टेड आपके एवरेज प्रॉफिट्स आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गए 69,000। अब इसमें आप निकाल लोगे किया का शेयर, इसमें आप किया का शेयर निकाल लोगे, दैट इज 2/5, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। चलो, दिस पॉइंट इज क्लियर। और देखते हैं क्या पॉइंट है। अपॉन द डेथ ऑफ अ पार्टनर शी इज टू बी क्रेडिटेड विद हर शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एटसेट्रा कैलकुलेटेड टिल द डेट ऑफ डेथ, ठीक है। तो अब यहाँ पे पिछले सवाल से अलग पॉइंट क्या है, अब यहाँ पे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और जो प्रॉफिट शेयर की कैलकुलेशन करनी है वो सिर्फ डेट ऑफ डेथ तक की करनी है। पिछले सवाल जो हमने अभी किया था डिस्कस, उसमें हमें पूरा साल की करनी थी, बट यहाँ पे हमें सिर्फ डेट ऑफ डेथ तक की करनी है, जो कि उसने क्लियरली लिख भी दिया है। नहीं भी लिखता तो भी हम डेट ऑफ डेथ तक की ही करते हैं, ठीक है। तो आपने प्रॉफिट शेयर तो निकाल लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और निकाल लेना आप। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा, तो किया का कैपिटल है ओपनिंग कैपिटल 70,000 का, इस पे 12% का इंटरेस्ट का रेट है और ये 6 महीने का निकालना है आपको। ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 4200, ठीक है। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। चलो, ये पॉइंट भी हो गया। आफ्टर द डेथ ऑफ किया क्या हुआ, 2 लाख रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी अगेंस्ट जीएलपी, ठीक है। सर, जीएलपी की बैलेंस शीट में तो आ रहा है 60,000 का, लेकिन उसके अगेंस्ट हमें मिले कितने, 2 लाख रुपए। इसका मतलब 60,000 क्या होगा, ये तो मेरा सरेंडर वैल्यू होगा। बैलेंस शीट पे तो हम सरेंडर वैल्यू पे दिखाते हैं। ये क्या होगा, ये होगा मेरा पॉलिसी अमाउंट या फिर एश्योर्ड वैल्यू। तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, क्लियरली बोल रहा है हमें इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल गया, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। जो एंट्री आपको सिखा रखी है उसको फॉलो करना। स्टडी मटेरियल का आंसर में क्या कर रखा है उसको देखने की कोई भी जरूरत नहीं है, खाली जो मैंने आपको सिखा रखा है आप उसको फॉलो करना, बिल्कुल 100% करेक्ट है। जेएलपी 60,000 का चला गया, प्रॉफिट्स कितने हो गए मेरे 1,40,000 के, तो ये हम पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे, दिया, रिया और किया, ठीक है। तो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम बांट देंगे 2:1:2, ठीक है। तो 1,40,000 का प्रॉफिट है, इसको मैं बांट देता हूं, तो इसका आ गया 56, इसका आ गया 28, इसका आ गया 56। तो ये आपकी एंट्री बन जाएगी, ठीक है। तो अगर आप कैपिटल अकाउंट में झांकोगे तो अमाउंट्स तो यही आ रहे हैं, बस इसको उन्होंने जेएलपी लिखा हुआ है क्योंकि उन्होंने लंबी एंट्री पास कर रखी होगी। आप इसको जेएलपी लिखने की जगह डायरेक्टली बैंक लिख लेना,
ठीक है, जीएलपी आपकी बैलेंस शीट से उड़ जाएगी और जो प्रॉफिट वाला पार्ट है वो आपका बढ़ जाएगा यहां पे। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात, बैंक अकाउंट तो इन्होंने गलत सलत बना रखा, तो बैंक अकाउंट अभी मैं आपको बना के दिखा दूंगा। आगे पढ़ लेते हैं और क्या कह रहा है सवाल। लैंड एंड बिल्डिंग बी अप्रिशिएटेड बाय 20%, फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, इन्वेंट्री बी टू बी रीवैल्यूड एट 80,000 और बैड डेट्स अमाउंटेड टू 1760। तो ये सब हो गए आपके रीवैल्यूएशन के पॉइंट, ये सब आपके रीवैल्यूएशन के पॉइंट हो गए। तो ये मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ये आप लोग कर सकते हो, आई होप। ठीक है, अमाउंट पेबल टू किया वॉज पेड इन कैश, तो जो भी अमाउंट ड्यू आएगा किया का वो हमने हाथ के हाथ कैश में पे कर दिया। बनाना क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये आप लोग खुद बनाओगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना लोगे, मैं वो दिखा देता हूं एक बार फटाफट से। ठीक है, ओपनिंग बैलेंसेस डाल दिया आपने, ठीक है, जनरल रिजर्व डाल दिया आपने, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये जीएलपी का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर दिया, इसके ब्रैकेट में आप लिख लो पीएनएल सस्पेंस। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आइडियली हम लोग पीएनएल सस्पेंस अकाउंट के थ्रू देंगे। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से भी ये भी अल्टीमेटली क्या है, देखो प्रॉफिट का शेयर दो चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, ये तो बढ़ता तो रहा है प्रॉफिट ही ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से बांटो, प्रॉफिट शेयर बांटो, ये है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ही। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको भी पीएनएल सस्पेंस अकाउंट की तरह ही ट्रीट करेंगे, बस इसको अलग से दिखा दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। ठीक है, ये आ गया प्रॉफिट का शेयर, कोई दिक्कत नहीं। ये आ गया गुडविल, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं, रीवैल्यूएशन बनाओगे तो उसका प्रॉफिट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये भी गुडविल की क्रॉस पोस्टिंग हो गई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये सब कर आने के बाद आपका किया का पहला अकाउंट क्लोज हो जाएगा, तो उसका बैलेंस आएगा 279,800 जो आप बैंक के थ्रू पे कर दोगे, क्योंकि सवाल ने बोल रखा है। और दिया और रिया के कैपिटल को आप नॉर्मली बैलेंस कर दोगे। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बन जाएगा। इसके बाद आपको बैलेंस शीट बनानी है 30 सितंबर 2020 की, अज्यूमिंग अदर एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिमेनिंग द सेम। ठीक है, तो जो आपके एसेट्स और लायबिलिटीज यहां पे रीवैल्यू हैं, इसके अलावा जो बचे हुए एसेट्स लायबिलिटीज वो सेम रहे, ये अज्यूम करके आप लोग बना लो पार्टनर्स का बैलेंस शीट ऑन 30 सितंबर। पर उसके लिए आपको बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो बैंक अकाउंट मैं आपको बनवा देता हूं, इस वाले बैंक अकाउंट को आप इग्नोर कर देना, मैं आपको बैंक अकाउंट यहां पे बनवा देता हूं, तो आप उसको रेफर कर लेना। अब बैंक अकाउंट कैसे बनाओगे, ठीक है, ऐसे रफ रफ सा बना रहा हूं, आप लोग साफ सुथरा बना लेना। सबसे पहले जो गिवन बैलेंस शीट में बैलेंस आ रहा है बैंक का वो डाल दो, 114,510। ठीक है, और क्या डालोगे, आपको जीएलपी का अमाउंट मिला, आपको जीएलपी का अमाउंट मिला, तो उसकी एंट्री आपने अभी यहां पे मैंने पास करी थी, किधर गई, ये वाली एंट्री है ना, इसकी पोस्टिंग कर लो आप, इसकी पोस्टिंग कर लो आप। ठीक है, तो आ जाओ, टू जीएलपी 60,000, टू दिया 56,000, टू रिया 28,000, टू किया 56,000। तो ये होगी जीएलपी की पोस्टिंग। इसके अलावा आपने किया का जो ड्यू है वो पे कर दिया 279,800 का, तो ये भी बैंक में पोस्ट हो जाएगा क्रेडिट साइड पे। तो डाल दो बाय कियास कैपिटल 279,800 279,800। ठीक है, तो डाल दिया आपने सब कुछ, और तो कुछ नहीं आ रहा बैंक में, तो बस अब आप बैलेंस निकाल लो। हालांकि बैलेंस स्टडी मटेरियल में सही आ रहा है, बट उन्होंने बेसिकली जीएलपी का जो अमाउंट है वो गलत ढंग से डाल रखा है, बल्कि इन्होंने तो बहुत ही महान नालायक पंक्ति कर रखी है, बैंक अकाउंट में ही उन्होंने टू बैंक लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये तो महान अव्वल दर्जे की नालायक पंक्ति है, बट कोई बात नहीं, है तो है, आप अपना सही से ही कर लो। ठीक है, तो ये वाला बैंक अकाउंट बिल्कुल ठीक है। तो टोटल निकाल देता हूं, टोटल आ रहा है 314,510, इसमें से 279,800 चले गए तो कितने बच गए, 34,710। ये हो गया आपका बाय बैलेंस ईडी, जो आपकी 30 सितंबर की बैलेंस शीट में चली जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा तो फिर नॉर्मल आपकी बैलेंस शीट बन जाएगी। बस ध्यान रखना पीएनएल सस्पेंस का डेबिट बैलेंस है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमने डेबिट किया, और जो पीएनएल सस्पेंस में हमने प्रॉफिट शेयर दिया वो भी डेबिट किया, तो इसलिए डेबिट डेबिट आ रहा है, तो ये हम लोग एसेट साइड पर दिखा देंगे, इसका आप लोग ध्यान रखना। और बाकी इसके अलावा आपका सिंपल है। ठीक है, कैपिटल्स के नए बैलेंसेस आ जाएंगे,
और जो भी रीवैल्यूड बैलेंसेस हैं आपके, रीवैल्यूड एसेट्स से लाइबिलिटीज की जो भी वैल्यू दे रखी थी उसको कंसिडर करने के बाद आपकी बैलेंस शीट बन जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। ठीक है, तो कर लेना एक बार, ऐसा नहीं कि ऐसा हवा हवा में करके देख लिया, ये तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि किसी पॉइंट पे आप अटक ना जाओ। अब मैं उम्मीद करता हूं किसी पॉइंट में अटकोगे नहीं, आप इसको बना लोगे, वैसे सिंपल है। तो इसको आप लोग एक बार सॉल्व कर लेना। चल, अब हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2, लास्ट क्वेश्चन अपने इस चैप्टर का। इस पे आप 2 स्टार मार्क कर लो। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको 100% रिवाइज करके जाना है। ठीक है, चलो, काफी एग्जॉस्टिव क्वेश्चन है। क्या कहता है, पढ़ते हैं। पीटर, पॉल, प्रिंस वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1:1. It was provided in the partnership deed that in the event of retirement or death of a partner, he or his legal representative would be paid. ठीक है, तो रिटायरमेंट या डेथ पे पार्टनर को क्या मिलेगा, ये आपको बता रखा है सवाल में। पहला बोला हुआ है बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हम वैसे भी देते हैं। His share of goodwill of the firm valued at 2 years purchase of normal average profits after charging interest on fixed capital for the last 3 years to 31st December preceding the retirement or death. तो बिल्कुल इलस्ट्रेशन नंबर 2 जैसा पॉइंट है कि जो डेट ऑफ डेथ है उससे पहले जो 31 दिसंबर खत्म हुआ साल, उससे और पहले 3 साल के आपको प्रॉफिट्स लेने हैं। ठीक है, अभी देख लेंगे इसको सवाल की हेल्प से। His share of profits from the beginning of the accounting year to the date of retirement or death, which shall be taken on proportionate basis of profits of the previous year. तो सबसे पहले हमें बेस क्या लेना है, पिछले साल का प्रॉफिट बेस लेना है, और फिर उसको इंक्रीज करना है बाय 20%, एज इंक्रीज बाय 20%, 25%। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है, तो फिक्स कैपिटल वर्ड आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है, ये मुझे समझ आ गया है। दो पेएबल टू द पार्टनर्स विल नॉट बी पेएबल इन द ईयर ऑफ डेथ और रिटायरमेंट। तो बेचारा पार्टनर अगर कोई छोड़ के चला जाता है साल में, या कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो उस बेचारे पार्टनर को ईयर ऑफ डेथ या ईयर ऑफ रिटायरमेंट पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ऑल द एसेट्स आर टू बी revalued on the date of retirement. ठीक है, एसेट्स को रीवैल्यू करना है। एंड द प्रॉफिट एंड लॉस बी डेबिटेड क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस लाइन का देने का क्या तात्पर्य है, वो कह रहा है कि एसेट्स और को आपको रीवैल्यू करना है, और उससे जो फायदा नुकसान जो भी हो रहा है वो आपको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब यह है, इट मींस जब वो स्पेसिफिकली आपको रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस को कैपिटल अकाउंट में डालने बोल रहा है और सवाल में फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो इनडायरेक्टली आपसे बोल रहा है, इट मींस दैट ऑल अदर adjustments are to be done in current account in partners current account। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस आपको उठा के कैपिटल अकाउंट में डालना है और बची हुई सारी चीजें आपको पार्टनर्स के करंट अकाउंट में करनी है। राइट, चलो, पहला ये एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं। अब सवाल कह रहा है आगे, जो मुद्दे की कहानी शुरू कर रहा है वो अब शुरू कर रहा है। पीटर डाइड ऑन 30 सितंबर 2019। तो पीटर की डेथ कब हुई, 30 सितंबर 2019 को। द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन कैलेंडर ईयर बेसिस फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। तो हम लोग कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं। तो अगर मैं कह रहा हूं 30 सितंबर 2019 को डेथ हो रही है, तो मेरा लास्ट बैलेंस शीट कब बनी होगी, इससे पहले मेरी लास्ट बैलेंस शीट या लास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब बने होंगे, ये बने होंगे 31 दिसंबर 2018 को। ठीक है, द बैलेंस इन द फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स एज ऑन 1 जनवरी 2019, मतलब ओपनिंग बैलेंस बता रखा है कब, 1 जनवरी 2019 का। पीटर का ये 10,000, पॉल का 5,000, प्रिंस का 5,000।
द बैलेंस इन द करेंट अकाउंट एज ऑन 1 जनवरी 2019 वर 20,000, पॉल का 10,000, प्रिंस का 7,000। तो आपको कैपिटल और करेंट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं। ड्रॉइंग्स ऑफ पीटर टिल 30 सितंबर 2019 वर रुपीज 10,000। ठीक है, तो 1 जनवरी से लेकर 30 सितंबर तक की ड्रॉइंग्स भी आपको दे रखी है 10,000 की। द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द कैलेंडर ईयर 16, 17, 18 वर 1 लाख, 1,20,000 एंड 1.5 लाख रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो 16, 17, 18 का क्यों आपको दे रखा है? ये दे रखा है आपको गुडविल वैल्यूएशन के लिए। गुडविल वैल्यूएशन के लिए उसने क्या बोला था कि डेट ऑफ डेथ से पहले 31 दिसंबर पे आ जाना। तो अगर डेट ऑफ डेथ मेरी 30 सितंबर 2019 को है तो उससे पहले मेरा पिछला 31 दिसंबर कब हुआ होगा? 31 दिसंबर 2018। तो यहां से हमको 3 साल के प्रॉफिट्स लेने हैं। तो यानी कि इसका मतलब मुझे कौन से साल के प्रॉफिट्स लेने हैं फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन? 2016, 2017 एंड 2018। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इस बात को, मैं उम्मीद कर रहा हूं। तो आपको इन 3 साल के प्रॉफिट्स लेने हैं और उसका भी एवरेज आपको लेना है, राइट? अब द प्रॉफिट्स इंक्लूड द फॉलोइंग अबनॉर्मल आइटम्स ऑफ क्रेडिट। तो आपको जो 3 साल के प्रॉफिट्स दे रखे हैं 1 लाख, 1,20,000 और 1.5 लाख, उसमें कुछ अबनॉर्मल आइटम्स भी इंक्लूडेड है। कुछ अबनॉर्मल आइटम्स भी इंक्लूडेड है। क्या क्या? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट क्या होता है? ये एक अबनॉर्मल गेन होता है। ये एक अबनॉर्मल गेन होता है। तो जब भी गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं तो हमको नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए होते हैं, एडजस्टेड प्रॉफिट्स या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, कुछ भी आप बोल लो, वो चाहिए होते हैं। तो इसका मतलब आपको अबनॉर्मल गेन या लॉस कुछ भी हो रखा है उसका आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद इंश्योरेंस क्लेम, ये भी अबनॉर्मल गेन। इंश्योरेंस क्लेम मिला मुझे, भाई हर साल थोड़ी मैं एसेट्स प्रॉफिट पे बेचता रहूंगा या हर साल थोड़ी मुझे इंश्योरेंस क्लेम मिलता रहेगा। तो ये भी आपका एक अबनॉर्मल गेन है। ठीक है, तो आपको इसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। फिर आगे, द फर्म हैज टेकन आउट अ जेएलपी जॉइंट लाइफ पॉलिसी फॉर ₹1 लाख। 1 लाख की एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी है। बिसाइड्स द पार्टनर्स हैड सेवरली इंश्योर्ड देयर लाइव्स फॉर ₹50,000 ईच। तो इसका मतलब जेएलपी के साथ साथ यहां एसएलपी भी है। बाप रे बाप! तो पार्टनर्स ने अपने आप को इतना सेफ गार्ड कर रखा है या फर्म ने अपने आप को इतना सेफ गार्ड कर रखा है कि एक जेएलपी भी ले रखी है और प्लस एसएलपी भी है। ठीक है, द प्रीमियम इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ बीइंग चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। द प्रीमियम को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। द सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसीज वर 30% ऑफ द फेस वैल्यू। ठीक है, तो आपको 30% ऑफ द फेस वैल्यू बता दिया कि ये सरेंडर वैल्यू है पॉलिसीज की। On 30th June 2019, the firm received notice from the insurance company that the insurance premium in respect of fire policy had been undercharged to the extent of ₹6,000 in the year 2018। तो 2018 में कह रहा है कि हमने अपना इंश्योरेंस का जो खर्चा है, जो प्रीमियम है, उसको अंडर चार्ज कर रखा है 6,000 रुपए से। मतलब हमको इंश्योरेंस कंपनी को 6,000 रुपए का कुछ और प्रीमियम देना है। तो ये हमारा कुछ एक खर्चा बढ़ रहा है 2018 का। And the firm has to pay immediately, जो हमें immediately पे करना है। The revaluation of the assets indicates an upward revision in value of assets to the extent of ₹20,000। तो हमारा revaluation हो रहा है assets का to the extent of ₹20,000। कैसे हो रहा है? upward revision। तो ये basically क्या है? ये है revaluation gain। Prepare an account showing the amount due to Peter's legal representatives as on 30th September 2019 along with necessary workings। चलिए जी, तो मैं अपनी स्क्रीन पे आ जाता हूं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2। तो मेन सोल्यूशन में तो हमको पीटर का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है, क्योंकि अल्टीमेटली पीटर का एग्जीक्यूटर अकाउंट में जो बैलेंस होगा वही आप बोलोगे कि भाई पीटर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ड्यू है। तो आपको एक ऐसा अकाउंट बनाना है जिसमें आप दिखा सको कि आपको लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पीटर के क्या क्या अमाउंट देना है या कितना अमाउंट टोटल देना है। ठीक है, तो दिस इज योर मेन सोल्यूशन।
तो ये तो बनेगा बहुत ही छोटा सा, ये तो बनेगा बहुत छोटा सा, लेकिन बनाने के लिए हमको कुछ वर्किंग नोट्स में आना पड़ेगा, हमें बहुत सारी वर्किंग्स करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वर्किंग नोट्स में आ जाते हैं, तो एक एक करके वर्किंग करते हैं, एक एक करके वर्किंग करते हैं। पहले हम लोग गुडविल की बात करते हैं, पहले गुडविल की बात करते हैं। तो गुडविल कैलकुलेट करना है हमें सबसे पहले, राइट। तो गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं, आ जाओ जी। 2016, 2017, 2018, ठीक है। तो ये 3 साल के हमें प्रॉफिट्स लेने हैं। तो गिवन प्रॉफिट्स है कितने के, गिवन प्रॉफिट्स हैं कितने के, तो ये दे रखे हैं 1,00,000, 1,20,000 एंड 1,50,000। ठीक है, अब इसमें आपको एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी, क्योंकि गुडविल के लिए आपको एडजस्टेड प्रॉफिट्स लेने होते हैं, या जिसको हम लोग फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स भी बोलते हैं। ठीक है, या जिसको आपके आईसीआई के सवाल में उसने नॉर्मल प्रॉफिट्स बोल रखा है, तो आप कुछ भी बोल लो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अबनॉर्मल गेन्स को माइनस करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अबनॉर्मल गेन्स को माइनस करना पड़ेगा, तो कर लेता हूं मैं, माइनस अबनॉर्मल गेन्स। अब अबनॉर्मल गेन्स के नाम पे यहां पे दो दो चीजें दे रखी हैं। एक तो आपको दे रखा है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, तो 2016 में है 5,000, तो -5,000। 2017 में है 7,000, -7,000। 2018 में है 10,000, -10,000। ठीक है, इसके अलावा आपको इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड भी दे रखा है। तो 2016 में है 3,000, तो ये भी माइनस करो। 2017 में कुछ नहीं है, 2018 में 12,000, तो ये माइनस करो। ठीक है, तो ये माइनस कर लिया आपने। अच्छा, इसके अलावा हमें गुडविल कैलकुलेशन के लिए जो प्रॉफिट्स लेने हैं उसमें हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी एडजस्ट करना है। ठीक है, इसलिए हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा, फिक्स कैपिटल पे निकलेगा। तो टोटल फिक्स कैपिटल सब पार्टनर्स का मिला के कितना कितना है, पीटर का है 10,000, पॉल का है 5,000, प्रिंस का है 5,000। तो ये टोटल कैपिटल है। इस पे इंटरेस्ट का रेट कितना बता रखा है, 10% इंटू 10%। ठीक है, तो मेरे सालाना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन गया, ये टोटल आ गया 20,000, 20,000 का 10% 2,000, ये मैंने माइनस कर दिया। चलो, ये हो गया। अच्छा, अब आंख बंद करके जल्दबाजी में प्रॉफिट नहीं कैलकुलेट कर लेना। उसने नीचे मोटे से पैराग्राफ में ये भी बता दिया था कि भाई 2018 में हमने अपना इंश्योरेंस का खर्चा अंडर चार्ज कर रखा है। इसका मतलब मेरा जो 2,000 का प्रॉफिट आ रहा है वो सही नहीं आ रहा, उसमें मुझे कुछ और इंश्योरेंस का खर्चा माइनस करना चाहिए सही प्रॉफिट निकालने के लिए। तो इसलिए मैं उसको भी एडजस्ट करूंगा यहां पे, इंश्योरेंस एक्सपेंस अंडर चार्ज। ठीक है, 16 में कुछ नहीं है, 17 में कुछ नहीं है, 18 में है कितने रुपए का, 6,000 रुपए का, तो ये भी मैं एडजस्ट करूंगा। राइट, तो अब इतनी सारी चीजें करने के बाद अब मेरा आ जाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। तो 16 का कितना आएगा, 5, 10, 10 माइनस हो तो 90। 17 का कितना आएगा, 7 और 2 9, 9 गए तो बचा 1,11,000। और 18 में तो बहुत सारी चीजें, 22, 24 और 30, 30,000 माइनस करना है तो 1,20,000। तो ये मेरे आ गए एडजस्टेड प्रॉफिट्स। ठीक है, तो ये मेरा आ गया क्या, एडजस्टेड प्रॉफिट्स। अब एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। तो 90 प्लस 1,11,000 प्लस 1,20,000 डिवाइडेड बाय 3। बस इसको निकाल लेता हूं मैं। तो 90 प्लस 1,11,000 प्लस 1,20,000 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ रहा है 1,07,000। 1,07,000। ठीक है, ओके। गुडविल कितनी आ जाएगी, गुडविल कितनी आ जाएगी, तो गुडविल उसने बोला था 2 years परचेज, है ना। तो 1,07,000 का
इंटू 2, तो ये आ गया कितना, 2,14,000। अब इसमें पीटर का शेयर कितना होगा, पीटर का शेयर कितना होगा, तो 2,14,000, तो टोटल गुडविल है। इसमें पीटर का प्रॉफिट शेयर कितना है, 2/4 है ना, कितना, एक बार चेक कर लेता हूं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, 2:1:1, तो 2/4 इसका इसमें शेयर, तो इंटू 2/4, तो अगेन इसका आधा ही हो गया, तो 1,07,000 इसका गुडविल का शेयर आ गया। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, इसकी जनरल एंट्री लिख लेते हैं, पॉल्स करेंट अकाउंट डेबिट प्रिंस करेंट अकाउंट डेबिट टू पीटर्स करेंट अकाउंट। एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखवा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे मैं करंट अकाउंट क्यों यूज कर रहा हूं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका, क्योंकि सवाल की लैंग्वेज ऐसी है कि रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हमें कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। इसका मतलब मेरा इंटरप्रिटेशन ये हो गया कि क्वेश्चन चाह रहा है कि हम सारी एडजस्टमेंट्स करंट अकाउंट में दिखाएं, ठीक है। हालांकि इलस्ट्रेशन नंबर 2 में हमने सब कुछ कैपिटल अकाउंट में दिखा दिया था, क्योंकि वहां पे उसने ऐसा कुछ हिंट नहीं दिया था, राइट। वहां पे भी आप करंट अकाउंट में एडजस्टमेंट दिखा सकते थे, इलस्ट्रेशन 2 में भी आप करंट अकाउंट में एडजस्टमेंट दिखा सकते थे, बट वहां पे मैंने सारी चीजें आपको कैपिटल अकाउंट में करके दिखा दी थी। बट क्योंकि अभी सवाल में उसने लैंग्वेज ऐसी बना रखी है, तो यहां पे हमारे को मजबूरी हो गई है कि हम अब सब कुछ करंट अकाउंट में करें, ठीक है। चलो, तो इसमें इसका शेयर हो गया 1,07,000। इसको हम गेनिंग रेशियो में डेबिट कर देंगे। तो क्या कोई न्यू रेशियो दे रखा है सवाल में, आई डोंट थिंक सो। गेनिंग रेशियो इसका मतलब क्या हो जाएगी, गेनिंग रेशियो कितनी हो जाएगी, गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो हो गई आपकी 1:1, 1:1, ठीक है। तो इसको बराबर बराबर हम लोग बांट देंगे, तो कितना बटेगा ये, 53,500, 53,500। चलो, गुडविल वाला पॉइंट आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वर्किंग नोट में आता है, वर्किंग नोट नंबर 2 पे, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ पीटर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेथ। चलिए ये निकाल लेते हैं। अब इसके लिए बेसिस क्या बोल रखा है, क्वेश्चन ने आपको बेसिस क्या बोल रखा है, बेसिस बोल रखा है पिछले साल का प्रॉफिट, यानी बेसिस हो गया मेरा 2018 का प्रॉफिट, ये मेरा बेस हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन में बोला हुआ है उसने, ठीक है। तो अब हम कैसे निकालेंगे यहां पे, चलो करते हैं। तो बताओ प्रॉफिट ऑफ 2018 है कितना, प्रॉफिट ऑफ 2018, सर प्रॉफिट ऑफ 2018 दे रखा है सवाल में 1.5 लाख रुपए, लेकिन क्या ये सही प्रॉफिट है, इज दिस अ करेक्ट प्रॉफिट, इज दिस अ करेक्ट प्रॉफिट, द आंसर इज नो, क्योंकि इसमें हमने कुछ इंश्योरेंस का खर्चा अंडर चार्ज कर रखा है, इंश्योरेंस एक्सपेंस अंडर चार्ज बोल रखा था ना, जो हमने गुडविल में भी कंसिडर किया है, तो यहां पे भी तो करना पड़ेगा। तो ये हम लोग 6,000 का कंसिडर कर देंगे इसमें, ठीक है। तो 6,000 इसमें से माइनस कर लेते हैं, तो कितना आएगा, एक मिनट देना जरा, मेरा हैंग हो गया ये, चलो। तो ये आ गया 1,44,000, दिस इज द करेक्ट प्रॉफिट, राइट। अब क्वेश्चन ने बोला था कि हमको 25% इंक्रीज करना है प्रॉफिट को, हमें मानना है कि भाई 25% से मेरे प्रॉफिट्स इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरे नेट प्रॉफिट्स हैं, ये मेरे नेट प्रॉफिट्स है, बट ये तो 2018 के करेक्ट नेट प्रॉफिट्स है, लेकिन मैं तो 2019 के कैलकुलेशन कर रहा हूं, मैं तो 2019 की कैलकुलेशन कर रहा हूं। भाई हमको तो डेट ऑफ डेथ तक की कैलकुलेशन करनी है प्रॉफिट की, तो हमें अंदाजा लगाना है कि मेरे 2019 में डेट ऑफ डेथ तक के कितने प्रॉफिट्स होंगे। तो उसके लिए मेरे को लगता है कि मेरा एक इंक्रीमेंटल ट्रेंड चल रहा है, मेरा 25% का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो इसलिए मैं इंक्रीज कर दूंगा इसको
25% से। ठीक है, तो कितने से इंक्रीज हो गया ये 1,44,000 का 25%, तो ये हो रहा है 36,000 से। तो ये हो गए मेरे एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स। अब मैं आया अपने एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स 2019 की। ये मेरे 2019 के एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स हैं। ठीक है, तो कितने हो गए 1,80,000 हो गया शायद, राइट। बट अभी ये तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, अभी तो मैं सिर्फ नेट प्रॉफिट पे चल रहा हूं। जो मैं पार्टनर्स में प्रॉफिट बांटता हूं वो तो डिविजिबल प्रॉफिट्स बांटता हूं, वो तो मैं डिविजिबल प्रॉफिट्स बांटता हूं, है ना। ये डिविजिबल प्रॉफिट थोड़ी है, तो नेट प्रॉफिट है, तो मुझे डिविजिबल प्रॉफिट पे आना है। अब 2019 का नेट प्रॉफिट आ गया, अब 2019 का डिविजिबल प्रॉफिट कितना होगा इस पे मुझे आना है। इसके लिए मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना माइनस करूंगा, अब यहां पे आपको ध्यान रखना है, इसमें मैं 2 स्टार्स मार्क कर लेता हूं। क्यों ध्यान रखना है, सवाल ने बोला था कि डेट ऑफ डेथ या ईयर ऑफ डेथ पे डिसीज्ड पार्टनर को हम कोई भी इंटरेस्ट नहीं देंगे। इसका मतलब यहां पे हमको पीटर को कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना, नो इंटरेस्ट। ठीक है, तो पीटर को वी आर नॉट गिविंग एनी इंटरेस्ट, तो सिर्फ हमको बचे हुए पार्टनर्स का इंटरेस्ट देना है, दैट इज पॉल और प्रिंस का। तो पॉल और प्रिंस का कैपिटल कितना कितना है 5 और 5, तो पॉल और प्रिंस के कैपिटल पे हम खाली इंटरेस्ट देंगे। तो 5,000 प्लस 5,000 ये पॉल और इंटरेस्ट का कैपिटल, पॉल और प्रिंस का कैपिटल हो गया। इस पे मैं 10% का इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1,000। अल्टीमेटली मेरे 2019 के डिविजिबल प्रॉफिट्स कितने हो गए, मैं इसको बोल देता हूं एस्टिमेटेड डिविजिबल प्रॉफिट्स, डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ 2019। ठीक है, अच्छा अब इसमें पीटर का शेयर कितना आएगा, पीटर्स शेयर टिल 30 सितंबर 2019। अब हमें सिर्फ 30 सितंबर 2019 तक की कैलकुलेशन करनी है, यानी डेट ऑफ डेथ तक की कैलकुलेशन करनी है। तो 1 लाख जो निकाला हमने 1,79,000 का डिविजिबल प्रॉफिट, ये तो पूरे साल का। 30 सितंबर तक कितने महीने हो रहे हैं, 9 महीने। तो पहले तो हमें इनको 9 महीने के प्रॉफिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये मेरे 9 महीने के प्रॉफिट्स आ गए पहले, और इसमें पीटर का शेयर कितना होगा 2/4, तो आ गया कितना, तो 179 इंटू 9/12 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ रहा है 67,125। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, ठीक है, ये हो गई बात खत्म। सेकेंड वर्किंग क्लियर। थर्ड पे आ जाओ, जीएलपी एंड एसएलपी, जीएलपी एंड एसएलपी। अब इसको पीटर को क्या क्या मिलेगा, एक तो उसको मिलेगा, एक तो इसे मिलेगा पीटर शेयर है, इसमें हम पीटर का शेयर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एक तो उसको मिलेगा शेयर इन पॉलिसी अमाउंट ऑफ जीएलपी, शेयर इन पॉलिसी अमाउंट ऑफ जीएलपी। एक तो जीएलपी का पूरे पॉलिसी अमाउंट का शेयर मिलेगा। तो पॉलिसी अमाउंट था कितने का, किधर गया, ये रहा 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए तो पॉलिसी अमाउंट था, जिसका 2/4 उसको मिलेगा। इसका प्रॉफिट शेयर 2/4 है, तो ये आ गया 50,000 प्लस शेयर इन सरेंडर वैल्यू ऑफ एसएलपी, ऑफ किस किस का, तीनों का है ना, तीनों का, खाली एसएलपी, राइट। या एक काम करते हैं, शेयर इन, इसको दोबारा से लिख लेता हूं, शेयर इन पॉलिसी अमाउंट ऑफ एसएलपी ऑफ पीटर। तो पीटर की जो एसएलपी है उसका उसको पॉलिसी अमाउंट का शेयर मिलेगा। तो पॉलिसी अमाउंट कितनी की है 50,000 की, एसएलपी हमने 50,000 की करा रखी है, इसमें इसको कितना मिलेगा 2/4। तो ये कितना आ गया 25,000।
प्लस शेयर इन सरेंडर वैल्यू ऑफ SLP ऑफ प्रिंस एंड पॉल एंड प्रिंस। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा ध्यान से, पॉल और प्रिंस का भी 50-50 हजार का पॉलिसी है, लेकिन इसकी तो हम लोग खाली सरेंडर वैल्यू लेते हैं, है ना। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स की SLP का खाली हम सरेंडर वैल्यू लेते हैं, तो सरेंडर वैल्यू उसने बोल रखा था 30%, तो ये आ गई सरेंडर वैल्यू। इस सरेंडर वैल्यू में भी इसका कितना प्रॉफिट शेयर है, 2/4, तो ये कितना आ गया, 1,00,000 का 30% 30,000 का आधा 15,000। ठीक है, तो पहले आप लोग ये देख लेना कि क्या इसकी कैलकुलेशन आपको समझ आती है कि नहीं। ठीक है, तो अभी फाइनली इसका टोटल कर लेते हैं। टोटल कितना आ रहा है, सब जोड़ जाड़ के आ रहा है, आई थिंक ये 90,000 ये आ रहा है, 90,000। तो आई होप ये पार्ट आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इसकी एंट्री लिखनी है क्या, इसकी एंट्री लिख लें क्या, तो या तो आप बैंक अकाउंट बोल लो, या तो आप बैंक अकाउंट बोल लो। तो बैंक अकाउंट बोल लो अगर आप मानो कि हाथ के हाथ मिल गया हमें पॉलिसी का अमाउंट, या तो आप इंश्योरेंस कंपनी से ड्यू कर दो, वही बात है। 90,000 टू पीटर्स करेंट अकाउंट, मैं खाली 90,000 की एंट्री कर रहा हूं यहां पे। ठीक है, मैं खाली 90,000 की एंट्री कर रहा हूं, एक सेकेंड। ठीक है, इसकी हम लोग पोस्टिंग कर लेंगे अपनी जब हम अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, यहां पे भी मैंने करंट अकाउंट यूज किया, क्यों, अगेन क्योंकि हम सब चीजें करंट अकाउंट में दिखाएंगे एक्सेप्ट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। ये भी हो गया। फोर्थ अब फोर्थ क्या है, अब फोर्थ बहुत सिंपल है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। एक तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, तो पीटर का शेयर कितना है, पीटर का शेयर इसमें कितना होगा, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना दे रखा था सवाल में, वो दे रखा था 20,000, तो 20,000 का टोटल प्रॉफिट था, जिसमें इसका शेयर है 2/4, तो ये हो गया 10,000। दूसरा, शेयर इन इंक्रीमेंटल इंश्योरेंस एक्सपेंस और 2018, भाई 2018 का इंश्योरेंस का खर्चा बढ़ गया, खर्चा मतलब एक नुकसान हो गया, एक मेरा नुकसान बढ़ गया, तो कोई भी फायदा हो कोई भी नुकसान हो वो पार्टनर्स में हमें डालना पड़ता है, बांटना पड़ता है। तो इंश्योरेंस का एक खर्चा हुआ मेरा, तो इसमें पीटर का शेयर कितना हो जाएगा, खर्चा तो टोटल 6,000 का हुआ, इसमें पीटर से हम लोग कितना ले लेंगे, उसका प्रॉफिट शेयर दैट इज 2/4, तो ये आ गया 3,000। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया होगा। इसकी चाहे तो मैं आपको एंट्री बता देता हूं, इसकी एंट्री क्या होगी, तो एंट्री लिख लेना। तो हमें इंश्योरेंस प्रीमियम हाथ के हाथ पे करना पड़ रहा है, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एक खर्चा हो रहा है मेरा 6,000 का, और क्योंकि हम क्लियरली लिखा हुआ है सवाल में हाथ के हाथ पे कर रहे हैं इसको, इमीडिएटली इसको पे करना है, तो टू बैंक अकाउंट 6,000। ठीक है, और क्योंकि ये खर्चा हम पार्टनर से ले लेते हैं, तो हम पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में इसको डेबिट कर देंगे। ठीक है, इसमें पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में डेबिट कर देंगे। तो कौन कौन है, पीटर्स करेंट अकाउंट डेबिट, पॉल्स करेंट अकाउंट डेबिट, प्रिंस करेंट अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस एक्सपेंस। 6,000 का इंश्योरेंस एक्सपेंस है, ये कैसे कैसे बढ़ जाएगा, 3,000 इसका, 1,500 इसका, 1,500 इसका। ठीक है, हालांकि पूरी एंट्री आपको करने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए करा रहा हूं। ठीक है, तो आई थिंक अब मेरा सारा काम हो गया है। अब मैं
पार्टनर्स का कैपिटल और करेंट अकाउंट बना सकता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बना देता हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स भी कौन, हमें सबसे मतलब नहीं है यहां पे, हमें सिर्फ पीटर से मतलब है, तो हम लोग पीटर के कैपिटल अकाउंट को बनाएंगे यहां पे। चलो, ठीक है, एक है बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी, तो ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 10,000 का पीटर का। इसमें हमें सिर्फ उसको रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट देना है, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हमको कैपिटल अकाउंट में डालना है, सवाल ने बोला हुआ था, तो ये हम डाल देंगे। तो ये हमने कितना कैलकुलेट किया था, 10,000। ठीक है, तो ये हम दे देंगे इसको 10,000। ठीक है, तो अब जो बचा हुआ है, जो बचा हुआ अमाउंट है, वो हम बोलेंगे कि अब हमें कैपिटल का अमाउंट देना है और उसको हम लोग पीटर के एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। सिमिलरली पीटर का करेंट अकाउंट बनाओ, पीटर्स करेंट अकाउंट। ध्यान से बनाना, बहुत सारी चीजें आने वाली करेंट अकाउंट में, तो कोई चीज मिस ना हो जाए, कोई चीज मिस ना हो जाए। चलिए, ठीक है, तो फटाफट से इसको बना लेते हैं। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस जो दे रखा है सवाल में वो डाल दो। तो बाय बैलेंस बीडी कितना है, 20,000। ठीक है, अब एक एक करके जो चीजें आपने यहां पे कर रखी हैं उसकी पोस्टिंग कर लो। तो एक एक करके करते हैं, 1 से शुरुआत करते हैं। तो एक तो हमने गुडविल की ये पोस्टिंग कर रखी है, तो बाय पॉल्स एंड प्रिंसेस करेंट अकाउंट। तो बाय पॉल्स करेंट अकाउंट, बाय प्रिंस करेंट अकाउंट। और ये कितना कितना हमने बांटा हुआ था, 53,500 और 53,500। तो ये गुडविल हो गया। अच्छा, नेक्स्ट तो नेक्स्ट है मेरा क्या है, नेक्स्ट है प्रॉफिट का शेयर। तो प्रॉफिट का शेयर हमने निकाल लिया था, कितना शेयर निकाला था हमने, 67,125 67,125। तो ये भी हम दे देते हैं पीटर को। तो ये कैसे देंगे, थ्रू पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, 67,125। ठीक है, और क्या देना है, आ जाओ एक एक करके देखते हैं। नेक्स्ट हमने जेएलपी की एडजस्टमेंट कर रखी है ना, जेएलपी की एडजस्टमेंट कर रखी है। ये जेएलपी और एसएलपी दोनों, इसमें इसका हमने शेयर निकाल रखा है पीटर का, ये भी दे देते हैं। बाय, आप बैंक अकाउंट भी लिख सकते हो या आप इंश्योरेंस कंपनी भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये ब्रैकेट में लिख लेना, जेएलपी एंड एसएलपी शेयर। ठीक है, एग्जामिनर को बताने के लिए कि आप क्या डाल रहे हो। 90,000 ये हो गया। और देखते हैं नेक्स्ट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट तो हमने डाल दिया, तो ये खत्म। एक इंश्योरेंस खर्चा है, एक खर्चा हमारा बड़ा है, तो इसमें पीटर का 3,000 रुपए का शेयर है, तो ये डाल देंगे। तो टू इंश्योरेंस एक्सपेंस 3,000। ठीक है, ये डाल दिया और बस, और खत्म। एक चीज और आएगी, एक चीज और आएगी, भूल मत जाना, उसने डेट ऑफ डेथ तक की ड्राइंग्स बता रखी है क्वेश्चन में, कितने रुपए की बता रखी है, 10,000 की, तो वो भी यहीं पे आ जाएगी। राइट, बस खत्म। तो क्लोज कर लेते हैं इसको। तो टोटल कितना आ रहा है, 20 प्लस 1,07,000 प्लस 67,125 प्लस 90, तो टोटल आ रहा है 2,84,125। तो बैलेंस कितना बच गया, 271,125।
125, तो इसको हम डाल देंगे कहां, पीटर के एग्जीक्यूटर अकाउंट में। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली आप एक काम और भी कर सकते हो, हालांकि कोशिश करना आप इसी को फॉलो करो क्योंकि आईसीआई ने ये किया हुआ है। ऑल्टरनेटिवली आप एक काम ये कर सकते हो कि आप पीटर्स करेंट अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको पीटर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा वो पीटर्स कैपिटल में, इधर आ जाएगा वो ट्रांसफर होके करेंट अकाउंट से, और फिर आप टोटल जो है कैपिटल से उठा के बैलेंस पीटर के एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करो। आप ये भी काम कर सकते हो, मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत है, तो आपको मन करे तो वो भी कर सकते हो, बट मैं अब आईसीआई को ही फॉलो कर रहा हूं। हर चीज अगर हम अलग अपने ढंग से करने लग जाएंगे तो आईसीआई को बुरा लग जाएगा, तो आईसीआई का मान रखने के लिए ये सवाल में मैं पूरा आईसीआई के हिसाब से चल रहा हूं। ठीक है, लेकिन आप चाहो तो वो कर सकते हो, गलत वो भी नहीं है। ठीक है, उसके पीछे एक रीजन ये भी है क्योंकि हमारा मेन सोल्यूशन है पीटर्स का एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है। तो पीटर के एग्जीक्यूटर अकाउंट में थोड़ी एक दो चीजें दिखा दे हम लोग, दो चीजें दिखा दे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, नहीं तो ऐसा लगेगा पीटर का एग्जीक्यूटर अकाउंट तो कुछ बनाएंगे। ठीक है, एनीवे चलो, तो अब हम लोग क्रॉस पोस्टिंग कर लेते हैं अपनी पीटर्स के एग्जीक्यूटर अकाउंट में। तो बाय पीटर्स कैपिटल अकाउंट और बाय पीटर्स करेंट अकाउंट। कितना कितना है, करेंट अकाउंट का है 271,125, कैपिटल अकाउंट का है 20,000, तो टोटल कितना हो गया 291,125, 291,125। तो अब बचा हुआ अमाउंट या तो आप टू बैलेंस सीडी भी लिख सकते हो, या फिर आप एक काम और कर सकते हो जो आप 12th में करते थे, आप इसको पीटर के एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, तो अगेन आईसीआई ने क्या किया, बस टू बैलेंस सीडी लिख दिया है, तो आप भी टू बैलेंस सीडी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आप इसको पीटर के एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में एक ट्रांसफर कर सकते हो। 12th में आप ऐसे ही करते थे। तो 291,125, तो इस तरह से आपका ये सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, बस मैं उम्मीद करता हूं अच्छा सवाल था, अगर ना कराता तो हो सकता है आप अटक जाते इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स में, तो अब मैं उम्मीद करता हूं आपने मेरे साथ साथ ये पूरा सवाल कर लिया होगा। राइट, तो अब मेरी तरफ से हो जाता है ये वाला चैप्टर खत्म। तो कुछ अगर रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं जो भी रह गए होंगे, जो आपने हाथ से नहीं सॉल्व कर रखे होंगे, तो वो आप लोग कर लेना। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली चैप्टर इज ओवर, और जो क्वेश्चंस मुझे आपको कराने थे वो कर लेना। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग कर लेना, वो मैंने आपके साथ डिस्कस भी नहीं किया, रीजन बीइंग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखोगे तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। तो आपको एक बैलेंस शीट दे रखी है, तो सबसे पहले बैलेंस शीट में एक जनरल रिजर्व है वो बढ़ जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, ठीक है, डेट ऑफ डेथ दे रखी है, गुडविल को वैल्यू करना है आपको 3 इयर्स, परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 इयर्स, और एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखे हैं डायरेक्ट, 4 साल के प्रॉफिट आपको दे रखे हैं, तो आप एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हो। ठीक है, डिसीज पार्टनर्स शेयर टू बी गिवन, शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर। तो आपको 2019 के प्रॉफिट्स के बेसिस में कैलकुलेट करना होगा डिसीज पार्टनर का शेयर। Fixed assets were to be depreciated by 10%. A bill of ₹1,000 was found to be worthless. तो ये आपके रिवैल्यूएशन के पॉइंट हो गए, नुकसान वगैरह हो गया। Sum of ₹7750 to be paid immediately. तो फाइनली जो भी अमाउंट पेबल आएगा डिसीज्ड पार्टनर को, कौन है डिसीज्ड पार्टनर, प्लांट है ना, तो प्लांट का जो भी अमाउंट फाइनल ड्यू आएगा उसमें से 7750 तो हम पे कर देंगे, और रिमेनिंग अमाउंट हम लोग उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। पीटर के एग्जीक्यूटर, सॉरी पीटर बार बार बोल रहा हूं, नॉट पीटर, प्लांट के एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। बस आपको करना क्या, आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है सिर्फ। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हो, आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग कर लेना। ठीक है, गुडविल एडजस्टमेंट के लिए ध्यान देना, न्यू रेशियो दे रखा है, तो आपको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, तो गेनिंग रेशियो आप लोग निकाल लेना। ठीक है, और बाकी आप लोग काम कर लेना, आई थिंक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। राइट, तो इसी के साथ मेरा चैप्टर हो गया कंप्लीट। बैलेंस जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं वो आप लोग कर लेना, और पार्टनरशिप अकाउंट पूरा समाप्त हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, ये चैप्टर भी समझ आ गया होगा, और पूरा पार्टनरशिप अकाउंट्स आपका अच्छे से कवर हो गया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा,
और फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो मुझे अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।